नमस्कार, मैं वर्षा बरगड़ आप सभी को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और साथ साथ सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को अपने देश को संबोधित किया और बहुत सारी चीजों को छूते हुए उन्होंने कई सारे चैलेंजेस के बारे में भी कहा। तो जब उनके भाषण के बारे में हम सोचते हैं तो कई सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि अभी हाल ही में जो प्रदर्शन हुआ उसके बाद अब क्या बात करेंगे मोदी जी। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो चुका है। तो ऐसे अटकलों के बीच में जब उन्होंने आज संबोधित किया तो उसमें से कई हम मायने निकाल सकते हैं। साथ साथ उस भाषण का एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज हमने फिर से आमंत्रित किया है हमारे विशेष अतिथि डॉक्टर शिरीष काशिकर सर, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है और डायरेक्टर भी है। सर, आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। और सर, आपको भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। वर्षा जी, आपको भी स्वतंत्रता पर्व की शुभकामनाएं और आपके सभी दर्शकों को भी स्वतंत्रता पर्व की शुभकामनाएं। ये सर, सर, सबसे पहले तो मोदी जी ने जो संबोधन किया उसमें उन्होंने जिक्र किया कैसे वंदे मातरम पहली बार पूरा बजा लाल किले से 80 साल के बाद। फिर उसके बाद उन्होंने कई सारे जो ऐसे पहलू है उसको छूते हुए उन्होंने एक रास्ता रोड मैप तैयार किया, ऐसा हम बोल सकते हैं। जो विकसित भारत का जो हमारा एक विजन है, लक्ष्य है, उसके लिए नारी शक्ति से लेकर उन्होंने युवा शक्ति को सबको जोड़ते हुए आज संबोधन किया। तो सर, आप इसके बारे में क्या बताएंगे और अधिक, और क्या मुख्य ऐसे पहलू बताएंगे? अ, आज ये सबसे सुखद और बहुत ही आनंदजनक क्षण थी जब लाल किले की प्राचीर पर से वंदे मातरम का गान हुआ और आधिकारिक तौर पर ये गान किया जो। और ग्लोबली अब तो हम चूंकि एक ग्लोबल पावर बनने की और अग्रसर हैं, तो पूरी दुनिया की उसके ऊपर नजर रहती है, क्योंकि ये प्रवचन जो है ये सिर्फ भारत में चलने वाली योजनाओं के बारे में या भारत का क्या प्लान है उसके बारे में नहीं बताता, पर आने वाले 2014 से 2026 के बीच में क्या क्या काम जो है उनकी सरकार ने किए, कितना फंड एलोकेट किया गया और किस प्रकार से उसका क्या फायदा जो है वो लोगों को हुआ, उसमें कई सारी बातें उन्होंने गिनाई, इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। और दूसरा पोर्शन जो है वो ये है कि उन्होंने ये भी बताया कि 2025 तक पहला क्वार्टर इस सदी का हमने खत्म कर लिया है, अब नेक्स्ट क्वार्टर में 2047 तक हमें आगे जाना है और उसमें हमें भारत को एक विकसित राष्ट्र के तौर पर देखना है। तो उसके लिए हमारा क्या विजन है, उन्होंने उसमें सभी को, महिलाओं को, युवाओं को, सभी प्रकार के लोगों को उसमें उन्होंने सम्मिलित किया और उन्होंने बताया कि इनके लिए क्या क्या रिसोर्सेस जुटाए जा रहे हैं, किस प्रकार की योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन्होंने सप्तधारा की बात की, उन्होंने और कई सारे जैसे आपने कहा न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात की, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में बात की और सब कैसे साथ में मिलकर स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के आधार पर इस देश को 2047 तक अपने गोल तक पहुंचा सकते हैं। मुझे लगता है इस प्रकार के मोटे तौर पर कुछ चीजें जो है उनके भाषण में से उभर कर आती है। यस सर। सर, जब हम बात कर रहे हैं कि युवा शक्ति के बारे में, क्योंकि अभी जो आंदोलन खत्म हुआ या फिर शुरू है जो भी है, लेकिन सर उन्होंने जो युवाओं के लिए बात की और उसमें से उन्होंने दो मुख्य पॉइंट्स जो है वो ये है कि टैलेंट हंट कैंपेन शुरू करने का बात किया है। फिर यंग जो हमारे यंग वंस है उनके लिए एआई स्किल्स किस तरह से डेवलप की जाए उसके लिए भी प्रोग्राम बनाएंगे। और साथ साथ ये भी बताया उन्होंने कि हमारे युवाओं को ही इस देश को आगे लेके जाना है। तो एक तरह से कटाक्ष भी शायद उन्होंने किया कि कैसे हमको सही रास्ते पे जाना चाहिए या युवाओं को सही रास्ते पे जाना चाहिए। हाँ, सही सही बात है। इनफैक्ट युवाओं को लेकर उन्होंने ये पहली बार अपने भाषण में कहा, ऐसा नहीं है। हम्म। 2014 से जब वो पहली बार लाल किले की प्राचीर पर आए थे तब भी उन्होंने युवाओं के बारे में बात की थी और युवाओं के बारे में उन्होंने क्या सोचा है, क्या योजनाएं हैं, वो उन्होंने कहा था। और आज 12 साल के बाद भी वो हर साल ये बात जो है वो करते हैं और उसमें अब नेक्स्ट क्या, उसके बारे में भी वो हमें बताते हैं। अब इस साल उन्होंने जैसे एआई ट्रेनिंग की, 1 करोड़ बच्चों को
एआई ट्रेनिंग की बात की, और भी जितनी योजनाएं हैं युवाओं को जोड़ने वाली, युवाओं के द्वारा चलाई जाने वाली, युवाओं के लिए चलाई जाने वाली योजना, इन सब के बारे में भी उन्होंने हैं, या वो पढ़ाई कर रहे हैं, या आगे चलकर वो किसी प्रोफेशन में जाने वाले हैं। तो वही आगे चलकर देश का जो भी रोड मैप है विकास का, वो तय करेंगे। तो उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, तो उनको किस प्रकार से संसाधन दिए जाए, उनको किस प्रकार से अपने भाषण में युवाओं के बारे में बताया, उसका कुछ सार ऐसा हम निकाल सकते सर दूसरी बात यह है कि अभी उन्होंने बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ्री कोचिंग क्लासेस शुरू किए जाएंगे, हमारे पास टैलेंटेड टीचर्स भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो ये अभी बताने का कारण क्या सर, ये हो सकता है कि जिस तरह से अभी ये आंदोलन हुआ उसका एक प्रेशर ग्रुप इन्होंने तैयार किया, इसकी वजह से ये सोचने के लिए इन्होंने सोचकर फिर ये डिसीजन लिया होगा। हैं। नहीं, देखिए, ऑफलाइन ट्यूशन क्लासेस जो है वो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली अब हर एक निम्न मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय सभी परिवारों के लिए अनिवार्य सा हो गया है। सभी के बच्चे किसी भी लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो 10th में हो, 12th में हो, या इंजीनियरिंग, मेडिकल, किसी भी पढ़ाई, वो ऐसा मानने लगे हैं कि ट्यूशन के बिना उनका काम नहीं चलेगा। अब एक लेवल तक ये बात ठीक भी है, और उसकी वजह से जो एक जबरदस्त इकोनॉमी खड़ी हुई है, कोटा और राजस्थान के कई सारे शहर जो हैं वो तो सिर्फ ट्यूशन की इकोनॉमी पर चलते हैं। तो ये है, ये वास्तविकता है, पर उसकी वजह से ही कुछ गड़बड़ियां जो हैं वो भी हमने देखी। इस बार जो नीट के एग्जाम का जो इश्यू हुआ, उसके पीछे जो कारण था, उसमें एक बड़ा कारण ये एक सिस्टम भी था। तो शायद मुझे लगता है कि इस प्रकार की गड़बड़ियों से बचने के लिए, और एक बात ये भी है कि अगर आप ट्यूशन के लिए शहर से बाहर जाते हैं तो आपको उसके लिए खर्च करना पड़ता है, और हर एक पेरेंट्स के लिए ये पॉसिबल भी नहीं है, और आपको क्वालिटी एजुकेशन भी चाहिए। तो ऑनलाइन ट्यूशन या ऑनलाइन एजुकेशन जो है, और वो भी अगर सरकार के द्वारा दिया गया, तो उसमें तो रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही उम्दा होंगे। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है उससे युवाओं को फायदा ही होगा, और पेरेंट्स जिनके बच्चे काफी दूर पढ़ाई करने के लिए रहते हैं, उनके बच्चे भी उनके आसपास रहेंगे, उनका खर्च है वो भी कम होगा। तो मुझे लगता है इट्स अ सॉर्ट ऑफ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। यस सर। सर दूसरी बात यह है सर कि उन्होंने जब भाषण की शुरुआत की थी तो वो संविधान निर्माताओं के लिए भी बात की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके नेहरू जी का नाम लेते हुए सभी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। और बाद में 370 जो धारा आर्टिकल है उसका भी उन्होंने जिक्र किया, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात की सिंधु जल समझौता जो है, जो हमने अभी सस्पेंड करके रखा हुआ है, उसके बारे में उन्होंने क्लियर एक मैसेज दिया पाकिस्तान को। ऐसा आपको लगता है सर कि उन्होंने कहा ये सस्पेंड नहीं होगा, इतने सालों तक हमारे पास हमारी नदियों का पानी नहीं मिल रहा था। हमारी ओर से सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, वर्षा जी, हाँ। तो पाकिस्तान को तो खैर उसका जवाब मिल ही गया है, पर उसके अलावा भी जो देश है उनके लिए भी एक बड़ा संकेत है कि हमें भारत के साथ जो है वो अनुकूल संबंध बनाए रखने चाहिए। अभी हम मैं बांग्लादेश का ही उदाहरण देता हूँ। बांग्लादेश में अभी फिर जो वहाँ गतिविधियां हुई हैं, और वहाँ उनके प्रधानमंत्री को भागकर भारत में आना पड़ा, अभी वहां पर जिन लोगों ने ये सब किया, अब वो शायद पछता रहे हैं। अब वहाँ की सरकार जो है वो दिन भर जो है वो भारत को कोस रही थी, अब वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के इश्यू आ रहे हैं, और शायद भारत ही हमें इसमें हेल्प कर सकता है। तो ये बात जो है ये सभी देशों को, जो हमारे पड़ोसी हैं, उन सबको समझनी होगी कि इस रीजन में अल्टीमेटली हम ही बड़े भाई हैं। वो अपने आप को जो भी समझते हो, और उनको जो भी लगता हो, वो अलग बात है, पर अल्टीमेटली घूम फिर कर उन्हें आना भारत के पास ही पड़ेगा। क्योंकि अगर दुनिया में अभी कहीं पर भी कंफ्लिक्ट हो रहे हैं, तो उसका हल ढूंढने के लिए अगर ग्लोबल लीडर्स भारत के पास आ रहे हैं, तो आप तो हमारे पड़ोसी, तो आपको तो ये बात समझनी ही होगी कि अब हमारे साथ कोई छेड़खानी करना, या हमारे साथ रिश्ते ठीक नहीं रखना, ये आपके लिए घातक और नुकसानदेह साबित होगा। और उसका ये क्लियर मैसेज है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए मैसेज नहीं है, बांग्लादेश समेत जितने भी हमारे पड़ोसी हैं, जो
कहीं ना कहीं उछल कूद करते रहते हैं, उन सभी के लिए ये क्लियर है। सर सर, मैंने अभी जस्ट सुना और पढ़ रही थी, तो किसी एक चैनल पे ऐसा बात हो रहा था कि अमेरिका को भी इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक संदेश दे दिया। हाँ, ऐसी बातें हैं, ऐसी चीज है कि हम अगर पाकिस्तान को लेकर बात करें स्पेसिफिकली, जो मैसेज हम अमेरिका को देना चाहते हैं, तो हम सब जानते हैं कि अमेरिका के पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत सारे मिलिट्री इंटरेस्ट हैं। उसके एयरफोर्स के बड़े बड़े थाने वहां पर लगे हुए हैं। उसने पोर्ट्स पर अपना काफी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सिर्फ अमेरिका नहीं, चाइना ने भी वहां पर काफी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और अमेरिका, हम जैसा कि जानते हैं कि वो हमेशा किसी और के कंधे पर रखकर बंदूक चलाता है, और इस बार उसका कंधा जो है वो पाकिस्तान है। पिछली बार भी जब हमारा पाकिस्तान के साथ कंफ्लिक्ट हुआ था, हमने देखा था कि उसमें अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट एक या दूसरी तरह से दिखा था। तो ये, और इस बार भी अमेरिका ने भी एक दो बार हमें ये बताने की कोशिश की कि हम किस प्रकार से पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बनाए। तब हमने उनको दो टूक बता दिया था कि आप अपना काम कीजिए, हमें पता है कि हमें हमारे हितों के लिए क्या करना है। तो ये बिल्कुल क्लियर मैसेज अमेरिका के लिए भी है कि आप, ठीक है, हमारे। बात ये है कि मोदी जी ने कहा कि समुद्र मंथन का उल्लेख किया है। हमारे एनर्जी क्राइसिस जो है या एनर्जी का जो आपूर्ति है, उसके लिए उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन हो रहा है या होना चाहिए। हाँ, अ, आपको याद होगा जब नरेंद्र भाई यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, तो हमने एक पाताल गंगा प्रोजेक्ट जो है उसके लिए, और भी एक दो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस जो हैं उसको लेकर हमने काम किया था। अनफॉर्चुनेटली, यानी ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए काम किया था, और काफी पैसा भी हमने उसमें इन्वेस्ट किया था, पर उस वक्त हमें सफलता नहीं मिली थी। पर अब जिस प्रकार से अलग अलग जगहों पर अ, हमें सफलता मिल रही है हमारी ऑयल कंपनीज को, और ऑयल एक्सप्लोरेशन में हम काफी आगे जा रहे हैं। और खास करके समुद्र का हमारा जो इलाका है, उसमें कई सारे ऑयल वेल्स जो है वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। और उसके पीछे हमने काफी हैवी इन्वेस्टमेंट भी किया। पर ये दर्शाता है कि अभी भी हमारे समुद्र में या हमारी धरती में अंदर वो पोटेंशियल है, जो हमें कम से कम क्रूड ऑयल के बारे में आत्मनिर्भर बना सकता है। क्योंकि आज की तारीख में भी अगर हमारे देश के ऊपर सबसे बड़ा कोई बोझ है, तो क्रूड बिल का है। और अभी हम जो देख रहे हैं कि जिस प्रकार की युद्ध की स्थितियां हैं, उसमें बार बार हमारे सामने कठिनाइयां आ रही हैं, और हमें बहुत मशक्कत से जो है वो पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो कंट्रोल में रखने पड़ रहे हैं। तो ये सब चीजें हमारे सामने काफी समस्या है, और उसके सामने हमारा ऑयल कंजम्पशन बहुत जबरदस्त है। तो अगर हमें इस एक्सप्लोरेशन में कुछ सफलता मिलती है, तो हम काफी हद तक जो है वो अपने क्रूड के बारे में जो है आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो जो पैसा हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज बचता है, वो अल्टीमेटली हमारे देश के विकास के काम में ही आएगा। सर, पूरे भाषण में से अगर हम एक महत्वपूर्ण पॉइंट अगर हम लेते हैं, तो वो था उनका दिमागी नक्सल के बारे में बात करना। हाँ, अ, हम जानते हैं हमारे देश में नक्सलबाड़ी से जो मूवमेंट शुरू हुआ था, जिसे हमने नक्सलवाद कहा, और ये करीब करीब 6 दशक तक जो है पूरे देश में, खास करके ईस्ट के इलाकों में, और जहां जहां पे वो मुख्य धारा में वापस आ गए। पर अब सबसे बड़ी समस्या जो है वो यही है कि जिन लोगों ने उनका ब्रेन वॉश किया था, जिन लोगों ने बौद्धिक तौर पर उनको ये समझाया था कि क्यों उन्हें सरकार के खिलाफ, अपने ही लोगों के खिलाफ हथियार उठाने चाहिए, वो लोग तो हमारे बीच में ही हैं। वो अभी कहीं नहीं गए हैं, और वो यूनिवर्सिटीज में हैं, वो कॉलेजेस में हैं, वो एकेडमिया में हैं, वो सिविल सोसाइटी में हैं, और वो अपना काम जो है वो बड़ी शांति से कर रहे हैं। और कई बार वो कानून का भी उनको कहीं ना कहीं रक्षण मिल जाता है, और वो अपना काम करते रहते हैं। तो इन लोगों को ढूंढकर उनको भी कानून के कटघरे में लाना, और इस देश में कानून का राज चलेगा, और इस देश में, इस डेमोक्रेटिक देश में जो है इस प्रकार की प्रवृत्तियां, चाहे वो बौद्धिक स्तर पे हो रही हो या किसी भी स्तर पे, वो नहीं होगी। उसका एक कड़क संदेश जो है वो सरकार को देना होगा। और इसी बारे में उन्होंने कहा कि अब आगे चलकर
मुझे लगता है इन सब चीजों के ऊपर भी काफी क्रैकडाउन होगा। और जो एक हम इन्हें अर्बन नक्सली भी कहते आए हैं, तो ये अर्बन नक्सली है, सिर्फ तो ये सिर्फ अर्बन एरिया में रहता है ऐसा नहीं, पर वो दिमाग से सोचते हैं और सोच जो है वो लोगों में फैलाते हैं। तो इन लोगों से समाज को कैसे बचाया जाए, इसके बारे में मुझे लगता है आगे चलकर कुछ सरकार काम करेगी। हाँ सर, और ये बहुत जरूरी भी है सर। हाल ही में हमने देखा कि कैसे उमर खालिद के बुक का जो दिल्ली में शायद उसके ऊपर चर्चा की गई। हाँ। बाद में अभी मैं नाम भूल रही, वो राइटर जो थी उस वो बात करने वाली थी। और सर कई सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से या ऐसे कार्यक्रम से ये बातें जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दिमागी नक्सल, वो अपना थॉट बच्चों तक पहुंचाते हैं। और बच्चे सर, अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि दे आर गेटिंग कैरिड अवे बाय देयर थॉट्स। तो ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज सबके सामने होगा, सरकार के सामने तो है ही लेकिन समाज के सामने भी है। हाँ, सबके सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये आज से नहीं है, ये काफी सालों से ये सब एक्टिविटीज जो चल रही हैं। अ, Yes. कुछ यूनिवर्सिटी में से निकले हुए बच्चे जो हैं वो आजादी की बात करते हैं। अब उनको किस चीज से आजादी चाहिए, अगर उनको पूछो तो उनको भी नहीं पता होता। कहीं पर टुकड़े टुकड़े देश के टुकड़े करने की बात होती है। ये जो मानसिकता है, या फिर आप जो है अपने ही लोगों के खिलाफ जो हैं वो शंकाएं पैदा कीजिए। आप इस देश की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, चाहे वो चुनाव की व्यवस्था हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, अ, या हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हो, या न्यायपालिका हो, उन सबके सामने भी एक सवाल क्रिएट कीजिए। अब ये एक नया ट्रेंड जो है पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर भी सवाल किए जाने लगे, ये उसके जाने ऊपर भी जो है प्रहार किए जाने लगे। अभी हमने जो ये प्रदर्शन देखा था उसमें भी ये किया गया, और अब उसी दिशा में वो लोग आगे भी जा रहे हैं। वो इन सब चीजों को जो है कहीं ना कहीं वीक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपनी बात किसी भी प्रकार से मनवा कर जो इस देश में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम पूरा खड़ा किया गया है, जो कि टाइम टेस्टेड है, उसको कैसे वीक किया जाए। और मुझे लगता है ये बड़ी खतरनाक चीज है। सरकार को भी इन चीजों के बारे में काफी गंभीरता से सोचना होगा, और खास करके युवा पीढ़ी जो है, जो आजकल बहुत छोटी बड़ी चीजों में सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो जाती हैं, और सोशल मीडिया में या डिजिटल मीडिया में सरकार को, सिविल सोसाइटी को, और जो लोग इन खतरों को समझते हैं उन लोगों को भी एक मूवमेंट के तौर पर काम करना पड़ेगा, और बच्चों को बताना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत और सर ये कहीं आप, अगर ये मूवमेंट बनता है तो इसकी शुरुआत घरों से ही होनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स को भी अभी बताना पड़ेगा बच्चों को कि वो कौन सी दिशा में और कैसे बच सकते हैं ऐसे जो अटैक्स होते हैं तो दिमाग के ऊपर, उनके ब्रेन के ऊपर। उसके लिए शुरुआत चैरिटी बिगिंस एट होम ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ से ही शुरुआत होते होते फिर वो बाहर निकलेगी। अदरवाइज हम सर जब इसके बारे में सोचते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज तो चाहिए लेकिन दूसरों के घर में चाहिए, ऐसी वाली बात होती है। है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये हर एक को, ये हर एक भारतीय नागरिक को ये सोचना पड़ेगा जो इस देश को चाहता है, और जो इस देश में पला बड़ा है, और जो इस देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। सरकार यस। हर स्तर पर, हर एक लेवल पर अपने हिसाब से काम करती है, पर उसकी भी कुछ मर्यादा है। कुछ चीजें हमें एक नागरिक के तौर पर भी सोचनी होती है, और खास करके अब ऐसे समय में जहाँ कई सारी चीजें जो हैं जिसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है, यस। कुछ कोई और उसको नियंत्रित कर रहा है, ऐसे वक्त तो हमें हमें पेरेंट्स को भी और नागरिकों को भी काफी सावध होकर काम करना पड़ेगा, और बच्चों को, विद्यार्थियों को, युवाओं को इन खतरों के बारे में बार बार जो है बताते रहना पड़ेगा। तभी आगे चलकर जो है स्थितियां ठीक रहेगी, वरना हमारे अपने ही बच्चे, हमारे अपने ही युवा जो है, हमारे अपने ही देश के बारे में कुछ अलग सोचने लगेंगे, और उसका परिणाम जो है काफी गलत आ सकता सर, तो सर अंत में सर हम यही कहेंगे, जैसे मोदी जी ने कहा कि सबको संकल्प लेना पड़ेगा और यही बात इम्पोर्टेंट होती है। सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी, आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा की। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम। है। जय हिंद, वंदे मातरम।